हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगा या फिर लाभ प्रदान करेगा, जिससे आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और प्रीलिम्स में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आती है उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपकी नोटबुक पे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज बोर्ड पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो दोनों अलग अलग कैप्चर करनी पड़ती है और फिर वैसा संसाधन नहीं है कि फिर मैं उसे अटैच करके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है। तो आज मैं वीडियो ऑडियो दोनों इसी में कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है सोहन कुमार, तो मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर हम 1857 के विद्रोह के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो उस समय भारत पे जो है, या फिर कह सकते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तक सिमट करके रह गया था, तो उस समय दिल्ली का जो शासक था, या फिर कह सकते हैं राजा था, या फिर कह सकते हैं बादशाह था, तो वो कहीं न कहीं बहादुर शाह जफ़र हुआ करते थे, ठीक है। तो दिल्ली पर जो वहाँ पे राजगद्दी कर रहे थे, दिल्ली पर जो शासन कर रहे थे, दिल्ली पर जो शासन कर रहे थे, ठीक है, तो वो कौन थे? बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। अब मैं अगर बात करूँ कि इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कहीं न कहीं लॉर्ड LORD लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब अगर मैं बात करूं कि उस समय ब्रिटेन, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे थे लॉर्ड पाल्मस्टोन, ठीक है, पाल्मस्टोन। मैं एक एक चीज़ बोल करके लिख रहा हूँ, और ये जो मैंने, जैसे कि मैंने बोला कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने लॉर्ड कैनिंग लिखा है, तो मैंने ये नहीं लिखा कि भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ। तो आप एक नोट बुक लेकर के और पेन लेकर के बैठें और इसको आप इत्मीनान से लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं हर पॉइंट को बोल रहा हूँ। जो मैं नहीं लिख रहा वो आप उसमें कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा जो है ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, जो भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वे थे लॉर्ड पाल्मस्टोन। अब मैं अगर बात करूं, जैसे कि भारत की मैं बात करता हूं, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक विपक्ष का नेता भी होता है। तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारत का विपक्ष का नेता कौन है, तो राहुल गांधी है कि नहीं। उसी प्रकार से उस समय के विपक्ष के नेता जो हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में वे थे डिज़रायली, ठीक है। डिज़रायली जो थे वो उस समय विपक्ष के नेता थे। अब मैं बात करता हूँ कि इस समय जो ब्रिटिश जो 1857 की विद्रोह हो रहा था, तो उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? भारत में कोई ना कोई तो सेनापति रहा होगा, तभी तो सेना का कार्यकाल जो है उसमें चलाई जाती है। तो अगर मैं उस समय सेनापति की मैं बात करूं, सेनापति की मैं बात करूं, तो वे थे जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। तो जब 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तो उस समय सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति जो है वो धीरे धीरे करके भारत में फैलना शुरू कर दिया। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सेनापति को चेंज कर दिया। तो सेनापति जब चेंज हो गए तो उस समय जब चेंज होकर के आए तो कैंपबेल जो हैं ये नया सेनापति बनकर के आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब शुरुआत हुई थी तो सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, और जब वो बीच में चला गया विद्रोह या फिर कह सकते हैं क्रांति, तो उस समय सेनापति बन के चले आए कैंपबेल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 की जो विद्रोह थी, इसकी एक मजबूत पक्ष क्या था?
तो मजबूत पक्ष अगर आप देखोगे तो इसमें हिंदू मुस्लिम जो एकता था वो कहीं ना कहीं इसमें मजबूत पक्ष देखने को मिलता है, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, एकता, हिंदू और मुस्लिम की हम एकता की बात कर लेते हैं। अब ये एकता क्यों बढ़ी, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आपने देखा होगा कि 1857 के विद्रोह का जो मूल कारण था वो कहीं ना कहीं जो कारतूस लगी, जो कारतूस जो थी वो चमड़ी लगी कारतूस के कारण ही हुआ। उसमें अगर आप देखोगे तो गाय और सूअर की चमड़ी के लिए बोला गया था, तो गाय कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए थी और सूअर जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लिए एक तरह से धर्म विरोध कार्य था। और आपको पता था कि मुंह से छीलना पड़ता था उसको, तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए हिंदू मुस्लिम जो है वहाँ पर एकता दिखाने का काम करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस विद्रोह का प्रतीक क्या था। इस विद्रोह की अगर मैं प्रतीक की बात करूं तो चपाती या फिर कह सकते हैं रोटी, ठीक है, और साथ ही साथ रोटी एंड जो है वो लोटस था, कमल जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये दो जो हैं इसका प्रतीक चिन्ह था इस विद्रोह का। तो पहला था चपाती या फिर रोटी, दूसरा था लोटस या फिर कमल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जब उस समय जो भारत के सेनापति जो भारत के उस समय जो ब्रिटिश जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, वो इस दौरान जब ये घटना घट रही थी तो इस दौरान उन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में बना लेते हैं। इलाहाबाद जो वर्तमान आप इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज, तो ये आपातकालीन मुख्यालय जो है वो बना लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इतना जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दिल्ली पर जो शासक उस समय शासन जो चल रहा था और उस समय जो शासक हुआ करते थे वे थे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, इसे मुग़ल शासन का अंतिम बादशाह भी कहा जाता है। और यही इसी विद्रोह के बाद जो है इन्हें रंगून या फिर कह सकते हैं बर्मा भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनका इंतकाल हो जाता है। अब मैं बात करूं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद मैं बात करूं तो लॉर्ड पाम्पस्टन कौन थे? तो लॉर्ड पाम्पस्टन जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, और ये डिज़रायली कौन थे? तो डिज़रायली जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस समय के विपक्ष के नेता हुआ करते थे। अब जब 1857 की क्रांति जब हो रही थी, शुरू हुई थी, तो उस समय जो सेनापति था भारत में वे थे जॉर्ज एनिसन। लेकिन जब विद्रोह बीच में चली गई तो फिर यहाँ के सेनापति को चेंज कर दिया गया और वो बन गए कैंपबेल। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है विद्रोह में सबसे मजबूत पक्ष की मैं बात करूं तो हिंदू और मुस्लिम एकता को कहीं न कहीं मजबूत पक्ष के रूप में देखा जाता है। अब अगर मैं प्रतीक की बात करूं, चिन्ह की बात करूं, तो रोटी और कमल जो है उस समय का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? तो 1857 के विद्रोह का। अब मैं आगे बात करूं तो इस समय जो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में जो है वो बना देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब मैं बात करता हूँ इसके स्वरूप के बारे में। जो 1857 की क्रांति थी उसका स्वरूप कैसा था या फिर आप कह सकते हैं प्रकृति कैसी थी। ठीक है, प्रकृति कैसी थी। ठीक है, अब एक चीज़ में अगर मैं बात करूं तो जब 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर के बात करें तो जो भी विद्वान थे उस समय, विद्वान कुछ भारतीय भी थे, कुछ ब्रिटिश के भी थे, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद था। इन दोनों का अलग अलग राय था, कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे। उसी तरीके से अगर मैं कोई इंडियन, मतलब कुछ इंडियन की मैं अगर बात करूं या फिर मैं कह सकता हूं कुछ भारतीय की मैं बात करूं, ठीक है, भारतीय किसकी? तो जो भारतीय विद्वान थे मैं उन्हीं की बात करूं तो उसमें से अगर आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा वाला जो क्वेश्चन है वो थे आपके बी.डी. सावरकर की, बी.डी. सावरकर। ठीक है, अब मैं अगर बी.डी. सावरकर की मैं बात करूं तो ये 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसको इन्होंने सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? सुनियोजित ढंग से किया गया
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं या फिर ये बोलते हैं और मानते हैं। ये कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे। वहीं पे अगर मैं आर.सी. मजूमदार की बात करूं, जो आर.सी. मजूमदार थे, आर.सी. मजूमदार, ठीक है। अगर मैं आर.सी. मजूमदार की बात करूं तो ये 1857 ईस्वी के विद्रोह को मानते हैं कि न तो ये राष्ट्रीय थी, ना ये प्रथम और ना ही स्वतंत्रता आंदोलन था, ठीक है। तो आर.सी. मजूमदार है वो बिल्कुल नहीं मानते, वो ऐसा मानते ही नहीं कि ये जो बी.डी. सावरकर जी जो मानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये स्वतंत्रता ये तो राष्ट्रीय भी नहीं था, ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, कुछ स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं उस समय की 1857 की अगर मैं तीसरे व्यक्ति का बात करूं या फिर विद्वान की बात करूं, तो जो गवर्नमेंट के तरीके से जो भारतीय माने जो आप इतिहासकार मान सकते हैं, वे थे एस एन सेन। एस एन सेन जो है उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। एस एन जो सेन थे उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति पर एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक में इनका मानना था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो धर्म को लेकर के शुरू हुआ था, और यह बात सही भी है क्योंकि आपने देखा होगा कारतूस लगी हुई चमड़ी की बात हो रही थी, तो वो धर्म को लेकर के जो है यह विद्रोह शुरू हुआ था। और उसके बाद कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर जो है यह ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। तो जो एस एन सेन जो हैं वो कहते हैं धर्म को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ, माने विद्रोह शुरू हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो तीन विद्वान जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। अगर मैं चौथा विद्वान की मैं बात करूँ तो वे थे रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास, और फिर आगे मैं बात कर लेता हूँ शर्मा। तो ये रामविलास शर्मा थे। इनकी अगर मैं मत मानूं तो ये कहते हैं कि यह एक जो है वो जन क्रांति था, ठीक है। क्या था? जन क्रांति था। तो आपने देखा कि अनेक विद्वान जो है वो अपने अपने अनुसार अलग अलग मत रखते हैं। पांचवा अगर मैं बात करूं जो आपके थे अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता की अगर मैं बात करूं तो वो मानते हैं कि यह जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय था, ठीक है। यह विद्रोह जो था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू को भी मैं क्यों छोड़ूं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास ही नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। तो आई होप कि आपको यहाँ पे स्वरूप या फिर कह सकते हैं प्रकृति भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बी.डी. सावरकर जी जो थे वो उन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि यह विद्रोह जो है वो सुनियोजित ढंग से किया गया था, ठीक है। अब आर.सी. मजूमदार की बात करूं तो वो कहते हैं कि यह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन था। अगर मैं एस एन सेन की बात करूं तो ये कहते हैं कि यह जो विद्रोह था वो धर्म को लेकर के शुरू हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पे ख़त्म भी हो गया। अब अगर मैं रामविलास शर्मा की मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि यह जन क्रांति थी। अगर मैं अशोक मेहता की बात करूं तो वो कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय माने इसका जो स्वरूप है, इस विद्रोह का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय था। और अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूं तो वो मानते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था ही नहीं, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रवाद जो है वो विकास ही नहीं हुआ था, राष्ट्रवाद का जो है विकास ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये तो हुए कुछ भारतीय जो भी उस समय के विद्वान थे उनके बारे में, उन्होंने क्या मत रखा था। अब मैं लगे हाथ जो है वो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज विद्वान जो हुआ करते थे, मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। अंग्रेज विद्वानों की मत, ठीक है, मत। तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो डिज़रेली थी, मैंने आपको डिज़रेली के बारे में जो बात किया था, तो आपको पता होगा कि डिज़रेली कौन थे, ठीक है। डिज़रेली की मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है, ठीक जवाहरलाल नेहरू जी के उल्टा। उसके बाद दूसरा नंबर पे अगर मैं बात करूं
जो है आपका टी.आर. होम्स, ठीक है। तो टी.आर. होम्स की अगर मैं बात करूं तो इनका मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था, ठीक है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। वहीं पे अगर जेम्स ऑट्रन की मैं बात करूं, जैसे कि मान लेते हैं मैं लिखता हूं जेम्स ऑट्रन, ठीक है। तो मैं इनकी बात करूं या फिर मैं बात करूं डब्ल्यू टेलर की, ठीक है। तो ये दोनों का मानना था कि ये हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र था, ठीक है। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के यह अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे थे, बस उनका ये कहना था। अगर मैं 5 में तीसरा ये हो गया, और चौथा की अगर मैं बात करूं, जैसे कि L.E.R. रीज, ठीक है। मैं इनकी बात करूं तो इनका मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है वह युद्ध था, ठीक है। धर्मांधों का जो है ईसाइयों के विरोध यह युद्ध था। उसके बाद जॉन सीले की बात करें, मार्लेशन की बात करें, ट्रेवलियन जैसे विद्वानों की बात करें, तो इन सब का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ऊपर जो भी मैंने आपको बताया है, इससे यह तो स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हैं उनको 1857 की क्रांति कहना जो है वो ज़्यादा उचित है, क्योंकि यह विद्रोह ने भारत में जो है अमूल चूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया था। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को बिल्कुल समाप्त कर दिया, और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर इसके बाद ही ब्रिटिश क्राउन का जो है वो शासन, या फिर कह सकते हैं ताज का शासन जो है वो स्थापना कर दी गई। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है कारण की मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो उसका कारण क्या था, 1857 के विद्रोह का जो था वो कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का अगर तत्कालिक कारण की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो वो चर्बी युक्त कारतूस थे, ठीक है, जो एनफील्ड राइफल में शामिल किया जाता था। एनफील्ड राइफल जो है वो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो जो एनफील्ड राइफल था, एनफील्ड राइफल, ये जो है ये ब्राउन बेस राइफल, ठीक है। पहले जो है वो ब्राउन बेस राइफल चलता था, इसके स्थान पे एनफील्ड राइफल को जो है वो शामिल कर दिया जाता है दिसंबर के 1856 ईस्वी में, ठीक है, ये शामिल कर देता है। एनफील्ड राइफल जो है वो चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अम्बाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था, ठीक है। और एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर के यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, ठीक है। और आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उसे जो है ईसाई बनाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय बहुत सारे जो भी थे वो ईसाई थे, और ईसाई मिशनरी भी बहुत सारे भारत में जो है वो कार्य कर रहे थे अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये आपका तत्कालिक कारक में कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, या इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगती है तो उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से जो है वो इनकार कर देते हैं। और मंगल पांडे जो है वो बंगाल के बैरकपुर के, ठीक है, बंगाल के बैरकपुर के 34 एनआई के सिपाही थे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर जो है वो दबाव बनाते हैं कि वह एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाए।
लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को जो है वो गोली मार देते हैं, जिससे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जिस कारण मंगल पांडे को जो है पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी पर लटका देते हैं। ठीक है, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता थे जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही जो है वो शहीद हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये तो था आपका कारण जो कि नॉर्मल था, तत्कालिक कारण था। अगर मैं आपके इसके राजनीतिक कारण की बात करूं, ठीक है, राजनीतिक कारण, तो जो अभी जो हमने आपको बताया था वो तत्कालीन कारण थी। तत्कालीन जो कारण थी वो थी, मैंने अभी आपको बताया था, और ये जो था वो राजनीतिक कारण था। अब राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? तो पहला तो ये था कि जो रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इनके द्वारा जो है द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनका आक्रामक नीति उस समय चल रही थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है वो लागू किया गया सहायक संधि जो थी, ये भी एक कारण में से थे। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी जो था, उसका भी एक कारण था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज्य हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, वो भी एक कारण थे। तो ये सब जो कारण थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण थे। ठीक है, आई रिपीट, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज्य हड़प नीति, ये सब जो हैं वो राजनीतिक कारण के तहत इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। अब अगला मैं अगर बात करूं आर्थिक कारण की, ठीक है, आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व थी उसकी वसूली को लेकर के रैयतवाड़ी प्रथा लाई गई। आपको पता होगा, महलवाड़ी प्रथा लाई गई। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के जरिए भारतीय किसानों पर आर्थिक तौर पर शोषण किया जाता था। तो ये आपके जो थे वो आर्थिक कारण थे। जैसे अभी हमने आपको बताया, भू राजस्व की वसूली को लेकर के रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और अस्थाई बंदोबस्त के जरिए जो है वो भारतीय किसानों को आर्थिक शोषण कहीं ना कहीं किया जाता था। अब मैं अगर बात करूं, अगला जो है वो था आपका सैन्य कारण, क्योंकि ये आपको मेंस में काम आएगा। जब किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जब प्रीलिम्स हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप मेंस के लिए जाओगे। जब मेंस के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको ये जो है लिखना ही पड़ेगा, तो ये उसमें काम आ जाएगी, ये मेंस के लिए जो है वो काम आ जाएगी। जिसमें राजनीतिक तत्कालिक कारण हमने बताया, राजनीतिक कारण बताया, आर्थिक कारण बताया। अब मैं बात करता हूँ सैन्य कारण की। तो ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग जो हैं वो रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि भारत में ही शासन कर रहे थे, तो यहीं के जो लोग थे उनको सेना में जो है वो लाया जाता था, तो यहाँ पे ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात में अगर मैं बात करूँ तो 5:1 था। मतलब 5 को भारतीय हैं और 1 जो है वो यूरोप का था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ जो है वो बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न दर पर दिया जाता था, और साथ ही साथ इन्हीं सब कारणों से जो है भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर देते हैं। तो वो इसमें आपको सैन्य कारण में जो है आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप देखोगे भारत सरकार कुछ ऐसे जॉब जो है वो करवाते हैं जिसमें बहुत ही कम पैसे दे करके बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। अभी आप भारत सरकार में आप काम में देखते होंगे यार, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उस पैसे की तुलना पे अगर मैं बात करूं तो काम थोड़ा कम होती है। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो हमारी जो है ज़मीनी स्तर की जो जॉब्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसे कम देते हैं सरकार और काम ज़्यादा लेते हैं। तो ये तो हमारी देश में रह कर के हमारी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो जो विदेश की सरकार थी तो वो तो लाजमी है कि वो ऐसा करेंगे, और वो ऐसा कर भी रहते थे। ठीक है, तो अनुपात में आपने देख लिया 5:1 में थे, और इसके कारण भी वहाँ पे जो है सो ये सब होता था। अब मैं सैन्य कारण हो गया। अब मैं अगला बात कर लेता हूँ धार्मिक कारण। ठीक है,
धार्मिक और सामाजिक कारण, में बात कर लेता हूँ सामाजिक कारण, ठीक है, धार्मिक और सामाजिक कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इसके द्वारा सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, जो कहीं ना कहीं धार्मिक को भी चोट पहुंचा रहा था और सामाजिक कारण को भी चोट पहुंचा रहा था। लॉर्ड कैनन की बात करें तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो लागू कर दिया गया था, पारित किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनन के द्वारा किया गया था, ये भी कहीं ना कहीं था। फिर लॉर्ड डलहौजी की मैं अगर बात करूं तो 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। यह किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि आप दिल्ली के लाल किला जो हैं उनको आप छोड़ दें और कुतुब मीनार जो हैं उससे छोटे से स्थान पे आप रहेंगे। 1856 ईस्वी की मैं बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो है मुग़ल शासन जो है वो बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। बादशाह नहीं कहलाएंगे, शहजादा कहलाएंगे या राजा कहलाएंगे। 1850 में अगर मैं बात करूँ तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है वो पारित हो जाती है। 1856 की मैं बात करूं तो सैनिक अधिनियम जो है वो पारित हो जाती है। तो ये सारे जो कारण थी वो कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक कारण के अंतर्गत जो है वो देखी जाती है। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो विस्तार से अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, विस्तार से। अब विस्तार से क्या बात करेंगे? तो विस्तार से नेतृत्वकर्ता के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस विद्रोह के कहाँ से किसने जो है वो नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। ये भी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे तो जिस राज्य के नेतृत्वकर्ता कहीं ना कहीं उसमें शामिल थे 1857 की विद्रोह में या क्रांति में, या यूँ कहें मतलब जो भी कहें क्रांति में, तो उस राज्य में जो भी कोई भी एग्ज़ाम होती हैं उस राज्य से रिलेटेड होती हैं, तो वो क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार के जगदीशपुर से जो है सो वीर कुंवर सिंह थे, तो बीपीएससी का आप क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए, या बीपीएससी ट्री का कुछ भी आप एग्जाम देख लो एग्जाम क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं उनसे उस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह से अगर बात करूं तो मध्य भारत या फिर उत्तरी भारत या फिर पूर्वी भारत या फिर थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत जो है ये सब प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय मध्य भारत की मैं बात करूं, उत्तरी भारत की बात करूं, पूर्वी भारत की बात करूं और थोड़ा बहुत जो है वो पश्चिमी भारत जो है ये सब प्रभावित हुआ था। लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है। दक्षिण भारत जो है, मान लीजिए भारत का मैप है भी आकार की, तो ये दक्षिण भारत जो है वो इससे 1857 क्रांति से प्रभावित नहीं था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी से जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू मानी जाती है, ठीक है। कहाँ से मानी जाती है? तो 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के मेरठ से जो है वो मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो अगर मैं बात करूँ 20th नेटिव इन्फेंट्री की मैं बात करूँ, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये आपको जिसको इन शॉर्ट अगर मैं NI के नाम से भी जानूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों, मतलब ये जो है 1857 में जो आपका सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आर्मी जो है 1857 के सिपाहियों ने इस चीज़ को किया। अब जो आपने देख लिया इस चीज़ को आपने देख लिया 10 में 1857 के जो यूपी के मेरठ जो है इससे जो है वो मानी जाती है 20th नेटिव इन्फेंट्री, जिसको हम NI जो है उसको मानते हैं। और ये जो है पार्ट थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल इंडियन आर्मी बिफोर 1857, ठीक है। इसके ये लोग सिपाही करते हैं शुरुआत। अब नेतृत्वकर्ता में अगर मैं पहले स्थान की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका दिल्ली या फिर कह सकते हैं दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली की मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर जो हैं वो नेतृत्व करते हैं। शुरू में तो नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने किया। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत जो है वो होती है 12 मई को, 12 मई
1857 से जो है वो हो जाती है और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र करते हैं। वही सैन्य नेतृत्व की मैं बात करूं तो वक़्त खान जो हैं वो वहाँ पे करते हैं, वक़्त खान, ठीक है। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को जो भेजकर जो है वो दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए बात कहते हैं। उस समय उर्दू शायर जो हैं वो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपने आँखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन जो है वो मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को जो है वो दबा देते हैं। तो दिल्ली के विद्रोह को दबाने में कौन कौन से 2 व्यक्ति गए थे? एक थे निकलसन, ठीक है, निकलसन। लेकिन निकलसन जो थे वो खुद ही निकल गए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। निकलसन जो हैं वो खुद ही निकल गए, मतलब खुद ही वो मर गए इस चीज़ में। लेकिन हडसन जो थे उन्होंने इस विद्रोह को जो है वो दबा ही दिया 1857 सितंबर आते आते, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो है वह सर्वप्रथम जो है दिल्ली के क्षेत्र में ही दबाया गया था, ये बात को भी आप ध्यान रखेंगे। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में जाकर के जो है वो छिप जाते हैं, ठीक है। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफ़र को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते रहते उनको जो है 1862 ईस्वी में जो है वो मृत्यु हो जाती है। वहीं पे जो है वो मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफ़र की, ठीक है। अब आगे बात करें तो बहादुर शाह जफ़र का जो मकबरा है, मकबरा मतलब जहाँ पे दफनाया गया था, तो वो मकबरा जो है वो भी आपकी रंगून में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, रंगून में। तो ये दिल्ली जो है सो आपको ख़त्म हो गया, आप देख लिए। 12 मई 1857 को दिल्ली में जो है वो विद्रोह शुरू हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफ़र थे और इसमें जो है सैनिकों का जो नेतृत्व करते थे वो आपके थे वक़्त खान। और उसके बाद जो है इनको विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को जो है भेजा जाता है। इस समय जो है वो उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब जो हैं, गालिब वो भी दिल्ली में ही थे उस समय और उन्होंने अपना आँखों से ये सारा हाल देखा था। और विद्रोह को दबाने के क्रम में जो है वो निकलसन जो है उनकी हत्या हो जाती है, मतलब मार दिया जाता है। और हडसन ने है सितंबर 1857 के आते आते जो है विद्रोह को दबा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सो यहाँ बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं और हुमायूं के मकबरा में जाकर के छिप जाते हैं। लेकिन जीनत महल है एक थे, उन्होंने उनकी सूचना पर जो है वो बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिर यहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जो बर्मा वर्तमान में म्यांमार में पड़ता है। फिर वहाँ पर उनको जो है सो 1862 में जो है वो मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह जफ़र का मकबरा जो है वो रंगून में है। तो मेरे हिसाब से अब दिल्ली जो है आपका समाप्त हो गया। अब मैं बात करता हूँ, मतलब दिल्ली में 1857 एक क्रांति समाप्त हो गया, दिल्ली नहीं समाप्त हुआ। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ कानपुर की, ठीक है। तो कानपुर जो है 1857 जो है वो प्रमुख केंद्र बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जो है वो जून 1857 में हुआ था, जून 1857 ईस्वी में मानी जाती है। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो वो थे आपके नाना साहिब, ठीक है। तो कानपुर से जो नेतृत्व है वो नाना साहब जो है वो करते हैं। और इनका अगर मैं बात करूं मूल नाम की, मूल नाम मतलब जो ओरिजिनल, तो वो जो मूल नाम थी वो थी आपकी धोंदू पंथ, ठीक है, पंत, ये उनका नाम था। अब मैं बात कर लेता हूँ अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के निधन होने के बाद जो है उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेज सरकार ने पेंशन देना बंद कर देते हैं और नाना साहब ने निजी सलाहकार हजीमुल्ला, मतलब उनके जो निजी सलाहकार थे वो हजीमुल्ला थे, जो नाना साहब को पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से जो है वो लंदन जाते हैं। लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन जो है वो बहाल नहीं हो पाता है, जिस कारण नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो है वो कूद पड़ते हैं विद्रोह के लिए। अब कानपुर से सैन्य नेतृत्व जो है वो तात्या टोपे ने किया, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम अगर मैं बात करूँ तो रामचंद्र पांडुरंग था।
1857 के विद्रोह में तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण जो है वो मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं? तात्या टोपे जो है वो मारे जाते हैं। और कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है वो कैंपबेल को जाता है। कैंपबेल को जो है वो जाता है। ठीक है, ये वहाँ से कैंपबेल जो है इनको वहाँ कानपुर वाले जो विद्रोह था उसको समाप्त करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो सत्ती चौड़ा कांड जो है वो कानपुर से 1857 के विद्रोह से ही है। सत्ती चौड़ा कांड जो है वो 1857 के विद्रोह में कानपुर से ही जो है इसका संबंध देखने को मिला है। अब आगे हम बात कर लेते हैं अवध एवं लखनऊ के बारे में। ठीक है, अवध और लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ से विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल करते हैं। बेगम हजरत महल। ठीक है, और उनके पुत्र की मैं बात करूँ तो वो थे बिरजिस कादिर। ठीक है, तो बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल जो है वो यहाँ से करते हैं। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से जो है भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारा गया। वहीं कैंपबेल नामक अंग्रेजी अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को जो है वो दबा देते हैं, जो कानपुर में थे वही व्यक्ति। उसके बाद मैं बात करूं तो विद्रोह के अंतिम दौर में जो बेगम हजरत महल और नाना साहब जो हैं वो भाग निकलते हैं और भाग करके वो नेपाल की ओर पलायन कर जाते हैं, या फिर कह सकते हैं नेपाल जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अवध के बारे में भी जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अयोध्या के बारे में। उस समय अयोध्या का नाम अगर मैं बात करूँ तो फैज़ाबाद हुआ करता था। फैज़ाबाद, अब वर्तमान में आप इसको अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, फैज़ाबाद या फिर अयोध्या। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमदुल्ला जो हैं वो करते हैं। कौन करते हैं? मौलवी अहमदुल्ला जो हैं वो कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन जो है ये माने जाते थे। मौलवी अहमदुल्ला जो हैं वो 50,000 का इनामी थे। अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला को जो है अदम शासी, निर्भीक और निडर जो है वो बतलाया था। ये जो मौलवी जी थे वो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो जिहाद का नारा देते हैं, और बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैज़ाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया, और कैंपबेल जो है इस विद्रोह को भी दबा दिया। तो आप देखें, कैंपबेल नामक व्यक्ति जो है वो कानपुर को भी समेट लिया, अयोध्या को भी समेट लिया और लखनऊ को भी समेट लिया। तो आप समझ सकते हो कैंपबेल के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं झांसी। ठीक है, अब झांसी की बात कर ले तो इस क्षेत्र में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो रानी लक्ष्मीबाई करते हैं। ठीक है, और इसी में आप देखेंगे तो इनका जन्म जो है वो 19 नवंबर, झांसी की मैं बात कर लूँ, झांसी के साथ साथ मैं ग्वालियर भी देख लेता हूँ इसी में। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को जो है वो होता है। आप मुझे बता देना 1828 ईस्वी में कोई एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी भारत में, वो क्या था?
उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में जो है इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम जो है वो मनु था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सब जो है वो पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो इनका जो बचपन का नाम जो था वो मनु था, या फिर आप कह सकते हैं मनु के साथ साथ एक और नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका या मनु, ये दोनों जो है वो इन्हीं का नाम था। इनका विवाह जो है वो झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ होता है। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र जो हैं वो दामोदर राव, इनका गोद लिया हुआ पुत्र जो थे वो कौन थे? दामोदर राव। ठीक है, तो दामोदर राव के साथ जो है महाराज दामोदर जो राव थे उनको झांसी की जो है राजगद्दी जो है महाराज, या फिर कह सकते हैं राजगद्दी दे दिया जाता है, महाराज घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे इस बात को नहीं मानते हैं और 1853 के राज्य हड़प नीति के तहत जो है वो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को मिलाने वाले कौन थे? डलहौजी था 1853 में हड़प नीति के तहत। तत्पश्चात अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से गुहार लगाते हैं कि उन्हें झांसी का क्षेत्र जो है वो वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से जो है वो कूद पड़ती हैं। अब झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को जो है वो भेजा जाता है। अब ह्यूरोज जो है वो लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को जो है सिर पर तलवार लग जाने के कारण जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है सो जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई 17 जून को, ठीक है, 17 जून को 1858 में जो है सिर पर एक तलवार लगती है, जिसके कारण से ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ग्वालियर में है, और 1857 के विद्रोह में जो शहीद होने वाले दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो होती हैं। वहीं इस विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम वीरांगना की मैं बात करूं तो वो अवंती बाई लूदी हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज जो है वो दबा देते हैं, और ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई को, जो ह्यूरोज थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की जो है वो संज्ञा प्रदान भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका झांसी जो है वो समाप्त हो गया। झांसी के विद्रोह को दबाने का काम जो है वो ह्यूरोज करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को होता है। इनका नाम बचपन का मनु या फिर मणिकर्णिका होता है। 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। दामोदर राव इनके दत्तक पुत्र होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इलाहाबाद की। इलाहाबाद, बनारस। ठीक है, इलाहाबाद की मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह के जो नेतृत्व है वो लियाकत अली ने किया, और इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम जो है वो कर्नल नील ने किया था। ठीक है, कर्नल नील ने किया था, और इसके नेतृत्व प्रदान करने वाले थे लियाकत अली, मतलब उन्होंने इस विद्रोह को जो है वो यहाँ पे लाया। लियाकत अली नेतृत्व प्रदान किया इस विद्रोह का, लेकिन नील जो है वो इस विद्रोह को दबा देते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं बरेली के बारे में। तो बरेली में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो खान बहादुर खां जो है वो इस चीज़ को नेतृत्व प्रदान करते हैं, और इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का कार्य जो है वो हडसन को जाता है। हडसन इस विद्रोह को जो है वो दबा देते हैं। अब अगला हम बात कर लेते हैं फतेहपुर के बारे में। फतेहपुर के बारे में, तो फतेहपुर के जो जगह का जो नेतृत्व किया था वो थे अजीमुल्ला। ठीक है, अजीमुल्ला ने इस चीज़ को जो है वो करते हैं। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का अगर मैं श्रेय की बात करूं तो जनरल रेनॉल्ड को जाता है। रेनॉल्ड को जो है वो जाता है, इस विद्रोह को दबा देते हैं। अब अगला अगर मैं बात करूं मथुरा की, तो मथुरा में जो है यहाँ का नेतृत्व जो है वो देवी सिंह करते हैं। कौन करते हैं? देवी सिंह, मथुरा वाला भी हो गया। अब मैं इसके बाद जो है मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ के विद्रोह के जो नेतृत्व हैं वो करते हैं कदम सिंह।
कदम सिंह जो है वो मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अब आगे की जो हम बात कर लेते हैं वो है बिहार। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा बिहार वाला, छोटा वाला ये सब जो था वो सब छोटा मोटा में सिमट गया। अब बिहार वाले थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो जाएगी, तो हम देख लेते हैं बिहार के बारे में। तो एक कहानी के तौर पे हम इस चीज़ को देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप देखोगे, अब तो बिहार गवर्नमेंट स्कूल में भी अब एनसीईआरटी को ही ले लिया गया है, लेकिन फिर भी आपको देखोगे तो 1857 क्रांति जो है इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उस समय बिहार से देवघर के रोहिणी गांव से, ठीक है, उस समय जो है वो रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वो 12 जून 1857 से मानी जाती है, ठीक है, मतलब शुरू हुआ उस चीज़ को माना जाता है। तो बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से आपको पूछेगा उस समय कि बिहार में जो है उस समय 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरुआत की मानी जाती है, तो आप कहोगे देवघर के रोहिणी गांव से मानी जाती है, ऑप्शन में तो देगा ही। उसके बाद बात करें 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है, तो कब शुरू हुआ? 1857 की क्रांति जो है वो रोहिणी नामक गांव में, जो कि देवघर में पड़ता है, उसकी शुरुआत जो है वो 12 जून 1857 को मानी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बाद के दिनों में यह विद्रोह जो है वो पटना पहुँच जाता है और पटना में विद्रोह की शुरुआत जो है वो होती है 3 जुलाई 1857 को मानी जाती है। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जो है पटना से वो पीर अली करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पटना से जो है वो विद्रोह का नेतृत्व पीर अली करते हैं। और जो एक जो है पीर अली का काम क्या था, तो ये एक पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता थे। तो पटना से विद्रोह को शुरुआत जो है नेतृत्व जो है वो किन्होंने किया, तो पीर अली ने किया, और यह एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना के बाद यह विद्रोह जो है वह दानापुर होते हुए आरा पहुंच जाता है और 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र जो है आरा जगदीशपुर बन जाता है। यहाँ से विद्रोह के नेतृत्व जो हैं वो वीर कुंवर सिंह करते हैं। और वीर कुंवर सिंह का जन्म अगर मैं बात करूँ तो जगदीशपुर के नवंबर, ठीक है, 13 नवंबर 1777 ईस्वी में जो है जन्म होता है। और वो किनका जन्म होता है, तो वो होता है कुंवर सिंह का, ठीक है, कुंवर सिंह का जो है वो जन्म होता है। और इन्हें बिहार का शेर जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह जो है वो एक ज़मींदार हुआ करते थे। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेज को जो है वो बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुँचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना शाह, बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप जो है वो प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो 13 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ होता है। कब होता है? 23 अप्रैल के दिन, ठीक है, 23 अप्रैल 1858, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो ली ग्रांट के साथ होता है। किसके साथ? ली ग्रांट के साथ होता है। और इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जो है वो जीत हो जाती है। इस कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ली ग्रांट के साथ ही लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। 26 अप्रैल जो है वो 1858 को, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये जो है स्वर्गवास या फिर कह सकते हैं मृत्यु जो है इनका हो जाता है। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद जो है उनके भाई, जिसका नाम था अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या था? अमर सिंह, ये जो है विद्रोह के नेतृत्व जो है वो संभालते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था विलियम टेलर और जो विंसेंट अय्यर जो थे, विंसेंट अय्यर, इन्होंने बिहार में होने वाले 1857 की क्रांति को जो है वो दबा
देते हैं। तो बिहार की क्रांति को दबाने का काम जो है वो किनके हाथ में जाता है या किनका श्रेय जाता है, तो विलियम टेलर को और विंसेंट अय्यर को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बिहार ख़त्म हो गया, अब हम बात कर लेते हैं असम की। तो असम में जो है यहाँ के जो विद्रोह या फिर कह सकते क्रांति, इसके जो नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो वे थे मनीराम। ठीक है, मनीराम। ठीक है, मनीराम दत्त को जो है वो जाता है। असम हो गया। अब मैं बात कर लूँ ओडिशा की। तो ओडिशा में जो यह विद्रोह है वो संबलपुर से जो है वो शुरू होता है और इसके नेतृत्व जो हैं वो सुरेंद्र भाई करते हैं। माफ़ कीजिएगा, सुरेंद्र साई जो हैं वो करते हैं। वही ओडिशा के गंगाज क्षेत्र से जो है नेतृत्व की मैं बात करूं तो ये जो आपके ओडिशा के जो है वो ये संबलपुर से थे। ठीक है, संबलपुर से जो है वो सुरेंद्र साई करते हैं। वहीं ओडिशा के गंजाम की मैं बात करूं तो वहाँ से जो है वो राधा कृष्ण दंड सेना। ठीक है, यहाँ से जो है इन्होंने करते हैं। अब मैं बात कर लूँ मध्य प्रदेश की, एमपी की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो रघुनाथ शाह करते हैं। ठीक है, रघुनाथ शाह। और जो है मंदसौरा से जो है वो फिरोज शाह नेतृत्व करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 जगह से हुआ था, एक था आपका जबलपुर से अगर मैं बात करूं तो इसमें नेतृत्व की मैं बात करूं तो वो थे आपके रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह होते हैं। और वही अगर मैं मंदसौर की अगर मैं बात करूं तो मंदसौर से जो हैं वो थे आपके फिरोज शाह, माफ़ कीजिएगा, फिरोज शाह। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमएच महाराष्ट्र की। मैं अगर मैं बात कर लूँ तो महाराष्ट्र से जो है यहाँ के नेतृत्व जो है वो रंगोजी बापू करते हैं, रंगोजी बापू। ठीक है, तो 1897 के विद्रोह में महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ये इनके जो है सो इनको श्रेय जाता है। उसके बाद में अगर राजस्थान की बात कर लूँ तो राजस्थान के कोटा से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह जो है नामक 2 भाई करते हैं। एक भाई का नाम था हरदयाल सिंह और दूसरा का नाम था जयदयाल सिंह। ठीक है, ये दोनों भाई जो हैं राजस्थान से करते हैं। पंजाब की बात करूं तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे वज़ीर खां। हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये सारे जो है मूल तौर पे थे। अब तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता हमने यहाँ पे समेट लिया। अब हम इसके बात करते हैं कि यह विद्रोह जो है असफल हो गया। असफल, इसको इतना कुछ करने के बाद भी असफल ही माना गया है। तो असफल के कारण क्या थे या फिर असफलता के कारण क्या थे? तो अगर मैं पहला बात कर लूँ तो इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता ही नहीं था। ये क्षेत्रीय, ये जितने भी मैंने आपको बात किया है ये सब तो क्षेत्रीय है ना, सेंटर पे तो कोई था ही नहीं। तो इस तरीके से भी एक तरह से मान सकते हैं। दूसरा जो है वो बात करूं तो इसमें लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे कि हम विद्रोह तो कर रहे हैं लेकिन विद्रोह करके हमें क्या चाहिए, ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। उसके बाद हम बात करें तो शिक्षित और जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो इस विद्रोह में अपने आप को तटस्थ रखते हैं। ठीक है, अपने आप को तटस्थ रखते हैं। सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गोरखा की, पठान की, सिख सिपाही की, ये सब अंग्रेज़ों को साथ दे रहे थे। उसके बाद देसी रियासत के राजा महाराजाओं में जो है आपसी एकता की कमी थी। जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निज़ाम, बिहार के दरभंगा के महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेज़ों के साथ दे रहे थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा साथ जो है वो ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब असफलता के कारण हो गया। अब मैं बात कर लूँ इसका परिणाम क्या हुआ। जब ये असफल हो गई तो संभव है कि
परिणाम भी बड़ा भयानक होगा। परिणाम क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब जो वहाँ के ताज थे उसका शासन चल आया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया। भारत में मुग़ल सत्ता का भी अंत हो गया। ठीक है, जो मुग़ल सत्ता लगभग 1526 से चली आ रही थी वो उसका भी ख़त्म 1857-58 में समाप्त मान दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो सेना का पुनर्गठन किया गया। अब सेना के पुनर्गठन को लेकर के पील कमीशन जो है आयोग की गठन की गई। पीली जो नाम है उस कमीशन का गठन किया गया और इस आयोग ने यूरोपीय सेना में जो यूरोपियों की संख्या है उसमें वृद्धि की गई और भारतीयों की संख्या में जो है वो कमी की गई। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था उसे लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। गोरखा, सिख, पठान सैनिक जो है वो लड़ाकू घोषित कर दिए गए थे। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहा था उसे गैर लड़ाकू जो है वो घोषित किया गया था। जैसे अवध है, बिहार है, बंगाल है, इन सब के सैनिकों को जो है वो गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और भारत में है इसके साथ ही इसी के बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम विद्वान जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनको माना जाता है। अब इस पे कुछ बुक भी जो है वो लिखी गई है 1857 की क्रांति को लेकर के। एक सिंपल बुक है जिसका नाम ही है 1857। ये किसने लिखे थे? तो एस.एन. सेन ने लिखे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में इनका नाम बताया था। ठीक है, आवर क्राइसिस है जिसको W. टेलर जो है वो लिखे थे। आवर इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उसमें W. हंटर जो हैं वो लिखे थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है B.D. सावरकर लिखे थे। दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। द कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसकी मैं अगर बात करूँ तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने इस पुस्तक को लिखे थे। रिबेलियन 1857 की बात करें तो P.C. जोशी। सबका मैं नाम लिख दूँ क्या? चलिए मैं सबका नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको भी लिखने में जो है आसानी हो और याद भी जो है वो हो जाए। तो इस तरफ मैं बुक जो है उसका नाम दे देता हूँ और इस तरफ जो है वो राइटर जो थे मैं उनका नाम दे देता हूँ। पहला बुक जो था 1857 इससे किसने लिखे थे? तो S.N. सेन। ठीक है, S.N. सेन लिखते हैं। दूसरी बुक की बात करें तो आवर क्राइसिस। ठीक है, आवर क्राइसिस बुक जो है वो W. टेलर जो हैं वो लिखते हैं। तीसरा बुक की बात करूं तो आवर इंडियन मुस्लिम MUSLIM। मुस्लिम। ठीक है, इस पुस्तक को लिखे W. हंटर ने। चौथे बुक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस उसे B.D. सावरकर लिखे थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसे जो है B.D. सावरकर लिखे थे। SAVARKAR सावरकर। ठीक है, पाँचवा की अगर बात करूं तो दुर्गेश DURGESH दुर्गेश नंदिनी NANDINI। तो दुर्गेश नंदिनी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान लिखे थे। सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, ये लिखे थे। अब अगला मैं बात करूं छठा बुक की तो द कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट REVOLT। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। दुर्गेश नंदिनी, माफ़ कीजिएगा, दुर्गेश नंदिनी जो हैं वो दुर्गेश नंदिनी बुक जो है वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चंद्र चटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे और द कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट 1857 को सर सैयद अहमद ख़ान लिखे थे। ठीक है, और अगर मैं सातवां की बात करूं रिबेलियन 1857 की बात करूं तो ये लिखे थे P.C. जोशी। ठीक है, आठवां की बात करूं हिस्ट्री
हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। ठीक है, तो ये थे आपके टी.आर. हॉलमिश। उसके बाद मैं 8वां की बात करूं, द स्पाई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये थे आपके R.C. मजुमदार। ठीक है, मजुमदार। ठीक है, तो ये सारे बुक जो हैं वो 1857 की क्रांति से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, जो कहीं ना कहीं आपको लाभदायक जो है सिद्ध होगी। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता ही है। तो मैंने 1857 की क्रांति जो है बहुत विस्तार तरीके से बताया है, जिससे आपके MCQ तो सॉल्व होंगे ही होंगे, साथ ही आप मेंस एग्ज़ाम जो भी होगा, मेंस एग्ज़ाम, उसमें भी आप आंसर को बड़े ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो में अगर आपको कोई त्रुटि आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर यू ऑल।